बांग्लादेशियों को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस चर्चा के बाद जिस तरीके से एक महिला के जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। बांग्ला भाषा बोलना और बांग्लादेशी होना अलग अलग है, लेकिन इसको एक पाले में लेकर 6 महीने पहले एक घटना घटित की गई और उसके बाद जब उसकी सच्चाई निकलकर सामने आई तो बताने के लिए काफ़ी था कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ था। सोनाली खातून, जिसका नाम 6 महीने पहले उसको बांग्लादेश भेज दिया गया ये कहके कि बांग्लादेशी है। डिटेंशन सेंटर की अब इस वक्त बात हो रही है, आज उसी पर चर्चा करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि देश में कैसे नैरेटिव फैलाया जा रहा है बांग्लादेशी का, और उसके एवज में जो असम के जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनके साथ किस तरीके का सलूक हो रहा है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बात उसी महिला की। 6 महीने पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। अब वो 6 महीने बाद वापस आई है, लेकिन वो 6 महीने का दर्द, दंश कितना अभिशापित कर रहा होगा उसे लग रहा होगा कि न जाने उसे किस बात की सज़ा यहाँ पर मिली। ज़रा ये तस्वीरें, ये वीडियो जब सामने आए तो ये बात समझ कर आई कि किस तरीके से उसके साथ हुआ। लोग लिख रहे हैं, लोग इस पर पोस्ट भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यदि राजेश साहू, जो कि पत्रकार, उन्होंने लिखा कि यदि पुलिस घर आए और आपसे कहे कि आप बांग्लादेशी हैं, सामान समेटिए, आपको बांग्लादेश बॉर्डर डिपोर्ट कर रहे हैं। अपने बचाव में आप आधार, राशन कार्ड दिखाएं, लेकिन पुलिस आपकी एक ना सुने और आंख पर पट्टी बांधकर सीधे बांग्लादेश बॉर्डर भेज दे। ऐसा फरमान किसी की भी जिंदगी को पल भर में उजाड़ कर रख देगा। 26 साल की सोनाली खातून की जिंदगी ऐसे एक फरमान ने पूरी तरह से नरक बना दी थी। गर्भवती खातून के साथ उसके 8 साल के बेटे ने भी इस पूरे नरक को भोगा था। शुक्र है कि 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सोनाली को भारत लाने का आदेश दे दिया और सोनाली अब पश्चिम बंगाल में है, कुपोषण का इलाज करा रही हैं। कुपोषण क्यों नहीं हो जाएगा? पोषण कहाँ से आएगा? मानसिक मनस्थिति, शारीरिक मनस्थिति सब बेकार हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था सोनाली खातून को कि उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। बांग्ला भाषा वो बोलती हैं और बांग्ला भाषा बोलने का उन्हें जो दंश झेलना पड़ा वो ऐसा था कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, और भी लोग लिख रहे हैं इस पर, कह रहे हैं कि अपने 8 साल की बच्ची के साथ 8 साल के बेटे साबिर का हाथ थामे गर्भवती महिला सोनाली खातून आखिरकार बीरभूम के पैकर के दर्जीपारा स्थित अपने पैतृक घर लौट आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार के बंगाली विरोधी, बांग्ला विरोधी जमींदारों को उनकी भारत वापसी की व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोनाली और उसके बच्चे को बीएसएफ की निगरानी में मालदा के महादीपुर में सीमा के रास्ते वापस लाया गया। विडंबना यह है कि इसी पुलिस ने 6 महीने पहले सोनाली और 5 अन्य को अन्यायपूर्ण तरीके से बांग्लादेश निर्वासित किया था। अभी आप देख रहे हैं कि लखनऊ में भी एक चर्चा चल रही है बांग्लादेशियों को लेकर कि वहाँ पर 7,000 या 4 लाख बांग्लादेशी हैं। 7,000 की पुष्टि की गई कि 7,000 लोग काम कर रहे हैं। ये तमाम तरीके के सवाल, और फिर गृह मंत्री साहब अगर ये बात कह रहे हैं तो गृह मंत्री साहब को सोचना चाहिए कि बांग्लादेशी किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ पर ऐसे बस रहे हैं। ये तमाम सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर सोनाली खातून और उनके बच्चे के साथ, कृपाल सिंह ने भी देखिए इस पर बाकायदे लिखा है कि सोनाली खातून ने न्याय के लिए लंबा रास्ता तय किया, अपने घर वापस लौट रही हैं। ये तस्वीरें वर्तमान समय में अत्याचारों, पूर्वाग्रहों और घृणित जल्दबाजी के प्रतीक के रूप में सदैव याद रखी जाएंगी। आशा है उसे उचित न्याय मिलेगा और इसके पीछे के लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। न्याय के लिए लंबा रास्ता चला। आपने कई बार ये खबरें पढ़ी होंगी कि आतंकवादी बना दिया गया, किसी को आतंकवादी कह दिया गया, टैग लगा दिया गया, उसके बाद उसका पूरा जीवन तबाह हो गया। कुछ लोग 20-20 साल बाद किसी केस में रिहा हो रहे हैं। उनका जीवन कैसे तबाह हो जाता होगा? चुटकी भर में उनके ऊपर वो टैग लग जाना, और जैसे इनके खातून के साथ ये हुआ, आप समझिए कि चुटकी भर में पूरी ज़िंदगी बदल गई। 1 सेकंड लगा, पुलिस आई, सामान बोरिया बिस्तर बांधिए, निकलिए यहाँ से, चलिए आप बांग्लादेशी हैं, आपको वहाँ भेजा जाएगा। अभी जैसा कि डिटेंशन सेंटर की बात की जा रही है, तो आखिरकार ये क्या नैरेटिव फैलाने की कोशिश है? किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा क्या कुछ है वो पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। उन्होंने लिखा, योगी जी बोले यूपी में हर विदेशी को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, पर लखनऊ के बहादुरपुर के बाद अब जौनपुर में भी वही ड्रामा चल रहा है। जौनपुर के अचला घाट के पास बलोच टोला अचला घाट ये चाचकपुर के पास जौनपुर 22 मतलब लिखा भी हुआ है कि 1995 से 2000 से रह रहे परिवार जो दुलईपुर वाराणसी से आए थे, उन्हें भाजपाई ईरानी विदेशी बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि वो ईरानी विदेशी हैं।
यानी ये आप समझिए, बनारस के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ईरानी विदेशी हैं। असम भारत का हिस्सा नहीं रहा क्या? ये सब तमाशा सिर्फ इसलिए है कि कोई ये ना पूछे कि यूपी में 1 लाख सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए, अस्पतालों में दवा डॉक्टर क्यों नहीं है, नौजवानों की बेरोजगारी 20% से ऊपर क्यों है, डबल इंजन की सरकार में $1.64 से 90 कैसे पार कर गया, 8 साल में रुपया 40% कमज़ोर हो गया है, हवाई अड्डा, बंदरगाह, कोयला खदान, बिजली, रेल सब अदानी को क्यों दिए जा रहे हैं, संविधान बचाना है, फर्जी राष्ट्रवाद भगाना है। ये उन्होंने पोस्ट किया। आप जरा वीडियो भी आप देख लीजिए, वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में किया गया है SIR के माध्यम से, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में खेला शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिसका एक कल आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में दिखाया कि किस तरीके से मेयर साहिबा वहां एक जो सफाई कर्मी लोग जिनके पास अपना आधार कार्ड है, निवास कार्ड है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनको जो कि असम से आकर के बसे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आके बसे हुए हैं, उनको रोहिंग्या बता करके उनके सारे ठेले और सारी चीजें जब्त कर ली हैं। आज आम आदमी पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है, वहां के लोगों के साथ खड़ी हो रही है। देखिए, तस्वीर निकल कर सामने आई है कि मुसलमानों को जनाजा तक नहीं ले जाने दिया जा रहा है। अब ये स्थिति देश में उत्पन्न किया जा रही है। लोग लिख रहे हैं, करिश्मा अजीज लिखती हैं कि मुसलमान अपना जनाजा भी ना ले जाएं। इतना डरते हो भाई, इतना तो आपके पूर्वज मुगल शासन में भी नहीं डरे होंगे। इस तरीके का ये देखिए उत्तराखंड की तस्वीर है। ये ना कश्मीर की है, ना बंगाल की है और ना किसी मुस्लिम देश की है। ये वीडियो है देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड राजधानी देहरादून की। आखिरकार चल क्या रहा है देवभूमि में? देवभूमि में ये क्या ड्रामा फैलाया जा रहा है? वहाँ क्यों इस तरीके की चीज़ें की जा रही है? अब ये लोकेशन देखिए, पचवा दून देहरादून उत्तराखंड की है। 23 नवंबर की तस्वीर। प्रशासन के बुलडोज़र अभियान में ऊर्जा विभाग की ज़मीन का हवाला देते हुए 11 हेक्टेयर पर बनी लगभग 60 इमारतें और एक मदरसा गिरा दिए गए, जिससे 111 परिवार प्रभावित हुए। कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समुदाय ने ज़ोरदार विरोध किया है। ये विरोध, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है मुस्लिम एकजुट है। तो ये क्यों किया जा रहा है? देवभूमि है ना, भगवान तो सबके हैं, भगवान किसी को अलग नज़रिए से तो नहीं देखते, लेकिन ये जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? आखिरकार क्यों चीज़ें हो रही हैं? आप तस्वीरें देख कर अंदाज़ा लगाइए किस तरह से बुलडोज़र के माध्यम से एक गलत नियत जो है आगे बढ़ रही है। इस गलत नियत को बुलडोज़ किया जाना चाहिए जो मुसलमानों के प्रति की जा रही है। अमित यादव एक पत्रकार हैं, उन्होंने अभी इंडिगो का मामला चल ही रहा, आप सोशल मीडिया सब जगह देख ही रहे होंगे कि इंडिगो को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ बातें चल रही हैं, तमाम तरीके की बातें। उस पर एक पोस्ट लिखा कि देश में इतनी बड़ी आफत आ गई, लाखों लोग इंडिगो की वजह से परेशान हैं, और बाबा बागेश्वर को टारगेट करते हुए लिखा है, क्या ये बात धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं पता चली? क्या इनको खबर नहीं मिली? जब देश को ज़रूरत होगी तो ये लोग, इनकी शक्तियाँ कहाँ चली जाती है ऐसे लोगों की? ये पोगा पंडित दावा करते हैं कि देश पर कोई बड़ी परेशानी आने से पहले सरकार को बता दिया करेंगे, तो क्यों नहीं बताते ये लोग? इनको तो सूचित कर देना चाहिए। तो पर्ची लिखकर बता देते आपका भविष्य क्या होने वाला, आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आप क्या खाइए, क्या हो जाइए, कहाँ जाइए, दर्शन करिए, कितने का चढ़ावा चढ़ाइए। तो ये लोग क्यों नहीं बताते कि आने वाले समय में इंडिगो में इतनी बड़ी परेशानी आने वाली है? सरकार को क्यों नहीं चिता देते कि पहलगाम में हमला होने वाला है? सरकार को क्यों नहीं बता देते कि एक बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है? सरकार को क्यों ये नहीं बता देते कि 90% यानी जो वो 40% जो बढ़ोतरी रुपये में हो रही है उसको कैसे कम किया जाए? क्यों रुपया लगातार बढ़ता चला जा रहा है? तमाम तरीके के सवाल, लेकिन उन सवालों के जवाब शायद दिए नहीं जाएंगे, उन सवालों पर बात नहीं की जाएगी, बेवजह की चीज़ों पर बात होगी। शायद इसीलिए समस्या और भी जटिल होती जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।